वेलकम बैक नाज़रीन। शाहजाद फारूकी साहब, ये बताइएगा कि बहुत से चैनल्स ये क्लेम कर रहे हैं कि कल से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में वफूद आना शुरू हो जाएंगे और सिक्योरिटी प्लान्स की भी बात हो रही है। आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इस्लामाबाद में कुछ हलचल नज़र आ रही है आपको इस हवाले से? अच्छा देखें, ये बुनियादी तौर पर अमेरिकी टीवी चैनल ने ईरानी वजारत खारजा को कोट करते हुए हम्म। ये खबर दी है कि मंडे से इस्लामाबाद में टॉक्स का अगला राउंड हो रहा है। सही। लेकिन मैं इसको कुछ ज्यादा क्रेडिबल इसलिए नहीं समझता हूँ कि वो जो सदर ट्रंप ने जिस बस पे आना था, वो मेरा ख्याल है उसका बस अड्डा तो फिर दोबारा खुल गया है। हम्म। तो इसलिए ट्रंप साहब तो नहीं आ रहे। हम्म। तो अगर सदर ट्रंप नहीं आ रहे तो फिर इसका मतलब ये है कि ये कुछ और थ्योरी है। अभी फाइनल मरहला नहीं आया, और जैसे भाई साहब ने कहा, मैं इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि वो शौलरी उनकी फितरत में है और क्रेडिट लेना भी पसंद है। तो साइन करने तो वो खुद ही आएंगे। हम्म। तो इसका अगर ट्रंप आ रहे होते और साथ जैसा कि कहा जा रहा है कि शायद दुनिया के कुछ और अहम लोग भी आएंगे, एमबीएस भी आएंगे और शायद बरतानिया के वजीर आजम भी आएंगे, तो ऐसी सूरत में तो इस्लामाबाद में जिस किस्म की सिक्योरिटी सूरत हाल होनी चाहिए थी, अभी तक उसका मुझे कोई नामो निशान नजर नहीं आता। और अगर बस अड्डे खुल गए हैं तो इसका मतलब ये है कि इंतजामिया को कुछ ऐसी बात का पता है जो मुझे और आपको नहीं पता। तो इसलिए मैं अभी मंडे वाली बात को इतना ज्यादा संजीदा ले नहीं रहा हूँ। बिल्कुल सही है। ये जो सख्त पॉलिसी है फारूकी साहब डोनाल्ड ट्रंप की, आप इस पे क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब करने हों तो ऐसे ही सख्त बयानात और सख्त पॉलिसीज़ बताई जाती हैं? अच्छा, एक तो देखिए, उनको अगर हम शुरू से थोड़ा सा स्टडी करें ना, तो वो बड़ बोले हैं। मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि वो बड़ बोले। अच्छा, और यही उनकी खूबी भी थी और यही उनकी खामी भी है। हम्म। अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स ये होता है कि आपकी जो सबसे बड़ी खूबी होती है वही आपकी खामी भी होती है। हम्म। तो वो बात कर लेते हैं, उसके बाद उसको निभाने के लिए बाकी लोगों को मुसीबत पड़ जाती है। तो हम्म। ये जो सख्त बात करने वाली बात है, तो उसमें तो देखिए, मैंने यही कहा पिछले सेगमेंट में भी आपके, कि सख्त बात तो करनी बनती है। इसीलिए ईरान ने भी पोजीशन ली हुई है और वो भी अकड़ा हुआ है। और सदर ट्रंप भी यही बता रहा है कि मैं भी अकड़ा हुआ हूं, तो मैं तो बमबारी बुद्ध से शुरू कर दूंगा। तो बेसिकली तो वो एक दूसरे को डरा कर काम निकालना चाहते हैं। लेकिन ईरान ने ये साबित किया है कि वो नहीं डरेंगे। अब उसका हम्म। दूसरा पहलू क्या है? उसका दूसरा पहलू ये है कि अमेरिका आपको डराने की कोशिश करेगा, और जब नहीं डरेगा तो फिर आलमी अमन के लिए, आलमी अमन के वसीतर मुफाद में सदर ट्रंप कुछ दोस्तों के इसरार पर शायद कोई नरमी का रवैया अख्तियार कर लें। क्योंकि हम्म। अगर बुध को ये अस्बे वादा कोई इस तरह का कोई बमबारी का प्रोग्राम कर लेते हैं, तो फिर तो ये सारा पीस प्लान जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। मेरे नजदीक अभी जो वे फॉरवर्ड है, वो जंग बंदी में तोसी है, उसका ऐलान आ जाएगा मेरा ख्याल है। और अब नए उर्मस फिर दोबारा खुल जाएगी। ये सारी वो निशानियां हैं जो हमें बताएंगी कि हम सही ट्रैक पे हैं। लेकिन अगर अगले 2 दिन तक खामोशी रही और अब नए उर्वस बंद रही, तो फिर मैं तशवीश में मुब्तला हो जाऊंगा, क्योंकि फिर सूरत में गैर यकीनी बढ़ जाएगी, जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो। बिल्कुल सही है। अब सर यही सवाल, अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो अगला मंजरनामा क्या देख रहे हैं मलिक साहब? देखिए, अगर मुज़ाकरा अल्लाह ना करे, अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं फिर तो वही होगा जो पहले हो रहा था, और शायद उससे उस शिद्दत से कहीं शिद्दत और हिद्दत बहुत ज़्यादा हो और नुकसान बहुत ज़्यादा हो। मेरा ख्याल है कि लेकिन गल्फ़ कंट्री भी नहीं चाहते कि इस किस्म का इंसिडेंट दोबारा हो। आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि ईरान, अगर इस किस्म का सानिया दोबारा रिपीट होता है, ईरान पर दोबारा अगर हमला होता है, तो ईरान क्या करेगा? ईरान गल्फ़ में जो मौजूद अमेरिकन अड्डे हैं उन पर फिर अटैक करेगा और फिर वो बिलाखिर लड़ाई फिर बढ़ेगी। लेकिन एक बात और भी याद रखनी चाहिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसराइल तो यही चाहता है कि किसी न किसी तरीक़े से जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो अरब ममालिक हैं, अगर ईरान उन पर रिटेलिएट करता है तो फिर वो आपस में लड़ना शुरू कर दें, और जब यही उसकी कामयाबी होगी। मेरा ख्याल है कि ये जो सफारतकारी हो रही है जिसमें तुर्किया, सऊदी अरब, ओमान, बाकी ममालिक शामिल हैं, बिलखसूस पाकिस्तान इट्सेल्फ, इसकी यही एक खूबी है कि वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात जो है ना वो कंटिन्यू रहने चाहिए। अगर 2 दिनों में अगर हरमुज़ दोबारा बंद हो जाता है तो फिर तो हालात मुश्किल होंगे। लेकिन आप इस पूरी सिचुएशन में जो चाइना का किरदार है वो बड़ा पॉजिटिव है। चाइना ने दोनों जो अफ्रीकैन हैं उनको सब्र तम्मल के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए
कंसेंसस पैदा करने के लिए, एक पॉइंट पर आपस में लाने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए, जंग बंद करने के लिए उन्होंने खुद भी सफारतकारी की है। लेकिन ये मुश्किल कहना कि अभी बंद हो जाए, अभी हालात बेहतर हो जाएं, ये मुश्किल है। लेकिन बातचीत जिस तरह आगे बढ़ रही है, कई सेशन हो रहे हैं, कई सेशन और भी होंगे, पॉजिटिविटी यही है, उम्मीद यही की जा रही है कि इंशाल्लाह बिलाखिर हमें भी क्रेडिट मिलेगा। हमने भी एक अच्छा रोल अदा किया है दुनिया में सफारतकारी का। हम भी ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों, क्योंकि इसमें हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी बड़ी शामिल है, हमारी एफर्ट शामिल हैं। अब जब गेंद यहाँ तक डी तक पहुँच गई है तो हम भी चाहते हैं कि गोल हो, और गोल से विक्ट्री स्टैंड पर हम भी खड़े हों। लिहाजा हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनकी जो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ट्रंप के साथ, वो भी यही चाह रहे हैं कि जो इसका रिज़ल्ट है वो पॉजिटिविटी भी निकले, और जिस तरह सऊदी अरब से प्राइम मिनिस्टर तशरीफ वापस लाए हैं और वहाँ भी जो मैसेज बुनियादी तौर पर जो फील्ड मार्शल हैं ये एक मैसेंजर का काम भी कर रहे हैं, अमेरिकन का पैगाम वहाँ लेके जाते हैं। लेकिन देखना ये है कि जो ईरान की लीडरशिप है वो क्या ट्रंप पे उनके एतमाद करते हैं। जिस तरह के जो जंग से पहले के हालात थे, जो नेगोशिएशन हो रही थी, मामला सेटल होने जा रहे थे, लेकिन सडन अमेरिका और इसराइल ने हमला कर दिया। अब देखना ये है कि क्या ट्रंप जो कुछ कहते हैं वो उसको राइटिंग में लाने के लिए तैयार हैं कि नहीं, क्या उनकी बस फिर तैयार है इस्लामाबाद आने के लिए और वो यहाँ आकर वो एक विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप यही कोशिश करेंगे कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और वो भी अपने मुल्क को, अपनी नेशन को बताएं कि मैंने एक और जंग ख़त्म कर दी, इसका क्रेडिट ले लें। उन्हें एक्चुअली क्रेडिट लेने का बहुत शौक है, जंग खुद भी जंगे और खासकर जंगों को रुकवाने का क्रेडिट लेने का ज़्यादा लेकिन शौक एक है। और बात ये याद रखनी चाहिए कि जो 20 जनवरी 2025 से पहले के जो हालात थे ट्रंप के, जिस तरह वो कहा करते थे कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं सबसे पहले अमेरिका की बात करूँगा और अमेरिकन की इकॉनमी की बात करूँगा, लेकिन ये चीज़ें सारी उस स्टेटमेंट के, उन नज़रियात के, उन बयानात के उल्ट जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने तो अमेरिका को आगे बढ़ाने की बात की थी। इस ट्रंप ने तो आके प्रेसिडेंट को ओथ उठाने के बाद अमेरिका को जंग में झोंक दिया है। ये जो उनका यू टर्न है ना, ये बड़ा अमेरिकन के लिए बजाते खुद जो डिप्लोमेट्स हैं, जो उनके पुराने एजेंसीज के लोग हैं, आपने खुद भी उनके बयान सुने, वो सारे इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये इजराइलियों की लड़ाई है। जिस तरह नेटो ने, इटालियन ने, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने, जर्मन ने, ऑस्ट्रेलियन ने, कनेडियन ने, सभी ने क्रिटिसाइज़ किया कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, हम इस पर क्यों जाएं। और अब आपने देखा होगा कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा है, दोस्तों ने भी कहा है कि ट्रंप ने कहा कि जी जाएं, जाके खुलवा लें जो खुलवाना चाहता है। तो भाई बंद किसने करवाया था? आपने खामखा एक पीसफुल इस रीजन को जंग में बदल दिया। तो मेरे ख्याल जंगें किसी भी हवाले से कोई अच्छी चीज़ें नहीं होती, कोई अच्छी रवश नहीं होती, इससे तबाही आती है। अब तबाही तो आई है, अब देखना ईरान भी ये चाहेगा कि जितनी उसकी तबाही हुई है उसको कंपनसेशन भी मिलनी चाहिए, जो उसके एसेट्स उन्होंने जब्त किए हैं वो भी वापस मिलने चाहिए। यूरेनियम का भी इशू है। सबसे बड़ा इशू ये है कि इस खित्ते में ईरान और इसराइल के या बाकी मुल्कों के साथ इसराइल के तल्लुकात क्या होंगे, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको डिबेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। उस्मान वड़ाई साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के किरदार की बात की जा रही है, अब आलमी मंजरनामे पे, आलमी सतह पे इस किरदार को कैसे देखा जा रहा है? डेफिनेटली पाकिस्तान के किरदार को और हमारी काविशों की जो है वो सताइश की जा रही है। जिस तरह से डिप्लोमेटिक ओवर ड्राइव आपने देखी कि हमने अपने तमाम गुड ऑफिस जो है उनको इस्तेमाल किया। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की हम साइड के ऊपर देखते हैं तो हम जो है अरब दुनिया को कायल कर रहे हैं, और यहाँ पे ईरान के अंदर हम देखें तो जिस तरह से हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत हमारे आर्मी चीफ उन्हें एतमाद में ले रहे हैं, और जैसे मैंने अभी तस्नीम न्यूज़ की खबर आपको बताई, और उसके अलावा नो डाउट हमारा फॉरेन ऑफिस जिस तरीके से सुबह शाम कर रहा है, देखें ये कंसर्टेड एफर्ट है, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है, जिसके अंदर पाकिस्तान का जो सफारती मिशन है वहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसमें भी अपना जो है वो भरपूर काम किया, क्योंकि ईरान की तो एम्बेसी नहीं अमेरिका के अंदर है, तो पाकिस्तान ईरान के सफारती मफादात का भी वहाँ के ऊपर दिफा कर रहा है। और डेफिनेटली पाकिस्तान की जो रेलिवेंसी है, रिलायबिलिटी है और जो क्रेडिबिलिटी है, याद रखें कि हमेशा जो होती हैं रीजनल पावर हो या ग्लोबल पावर हो, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को असल करेंसी के तौर के ऊपर इस्तेमाल करती हैं। तो हम वॉर ऑन टेरर में भी फ्रंट लाइन के ऊपर थे,
और यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसी दुनिया जिसमें डिप्लोमेसी टैबू बनता जा रहा है, उसके अंदर भी पाकिस्तान जो है अपना डिप्लोमेटिक क्लाउड और कैपिटल इस्तेमाल कर रहा है। आई एम वेरी मच श्योर कि हम वो दिन जल्दी देखेंगे इंशाल्लाह। 10 मई आने वाला है, वो भी हमने जश्न मनाना है। उससे पहले पाकिस्तान जो है यहाँ से दुनिया को वो खुशखबरी की नवीद सुनाएगा जिसके लिए पूरी दुनिया जो है वो इंतजार कर रही है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, पाकिस्तान कितना रेलिवेंट है। देखिए पोस्ट वॉर सिनेरियो में वेस्ट एशिया के अंदर में पाकिस्तान का फुटप्रिंट जो है वो बढ़ता हुआ देखता हूँ मैं। रीजनल लेवल के ऊपर भी देखिए ये, अब नो डाउट मुझे तो लगता है कि डिवाइन जो हाथ है वो भी कार फरमा है कि एक ऐसी दुनिया के अंदर यस। पाकिस्तान के अंडे एक बास्केट में नहीं, तीनों ग्लोबल सुपर पावर्स के साथ। वैसे तो नो दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी हुई है इस वॉर के बाद, थिंग्स विल नेवर बी द सेम अगेन। 40 साल पहले का ये ईरान नहीं है और 40 साल पहले का ये अमेरिका भी नहीं है उस तरीके से। तो उसके अंदर पाकिस्तान जो लेवरेज गेन कर चुका है, अब मसला क्या है? मसला क्या ये डिप्लोमेटिक कैपिटल पाकिस्तान का माशी इशारियों को बेहतर करने के अंदर भी काम आएगा कि नहीं? एमओयू का तो हमने पहाड़ खड़ा कर दिया, बल्क में एमओयू साइन किए, लेकिन उस तरीके से इकोनॉमिक डिविडेंड्स कब हमें मिलना शुरू होंगे? इसमें कोई शक नहीं, इकोनॉमिक सैंक्शन हटती हैं ईरान से तो टैपी आईपीआई भी रेलिवेंट हो जाएगा, पैरेलल एनर्जी के पाथवेज भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या टैक्स नेट बढ़ेगा? क्या टैक्स एवेजन खत्म होगी इस मुल्क में? फिस्कल डिसिप्लिन होगा इसके अंदर? रेमिटेंस तो चोक कर जाएंगी। हमारे वेल्डर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन वहां पे हैं, तो इतने मिलियंस, 2-3 मिलियंस लोगों की तो इनको तो ऑब्जॉर्व भी नहीं कर सकता यूरोप है। तो क्या गवर्नमेंट जो है वो संजीदगी से सोच रही है? कोई इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट हमारे पास है? एक ऐसी कौम जो यंगेस्ट नेशन है, मैं हमेशा कहता हूँ ये एसेट टाइम लाइबिलिटी ना बनाए। लेकिन इसीलिए मैंने कहा ना, ये ठीक है कि हम इंटरनेशनल हेडलाइंस के अंदर रहना, फेयर एनफ है, लेकिन घर के अंदर क्या ताजर को इतबार है अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर है? तो लेट अलोन कि आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। याद रखें जिस वक्त हमारे सिपा सलार जो हैं ईरान में है और अपना अरब मुल्कों के दौरा कर रहे थे, उसी वक्त में हमारे वजीर आजम, उसी वक्त में औरंगजेब साहब अमेरिका में 13 से 18 अप्रैल को तमाम इंटरनेशनल मालियाती इदारे, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, गोल्डमैन सैक्स जो इंटरनेशनली दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का बैंक है, JP मॉर्गन, उनके साथ हम एंगेजमेंट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, ओपन है हम बिजनेस के हवाले से, क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ पा रही हैं? अब ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का काम है कि ये जो लेवरेज गेन किया हुआ है इसे कन्वर्ट करें उस इकोनॉमिक डिविडेंड्स में, जिसके लिए हम सब जो है वो बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है फारूकी साहब। थोड़ी सी शरारत भी कर गए हैं उस्मान साहब 10 मई का जिक्र करके, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ज़रा भारत के उस पर भी बात कर लें। भारतीय मीडिया पे अगर आपकी नज़र पड़ी हो तो ज़रूर बताइए, लेकिन साथ ही साथ इतना इररेलेवेंट कैसे हो गया भारत इस सारे मामले में, जबकि ईरान के साथ भी तकरीबन दोस्ती थी, अमेरिका के साथ भी, और इजराइल तो वैसे ही भाई भाई हैं आपस में। ये असल में ये मामला जो है वो शुरू होता है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान पिछले साल जो मामलात हुए, वहां से पाकिस्तान की एक साख बननी शुरू हुई। पाकिस्तान ने बजौर ताकत अपने आप को मनवाया। मैं हमेशा से कहता हूँ एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपने करके दिखाया, बताया कि आप इस काबिल हैं। अब चूंकि अब अमेरिका ने तो पिछले कुछ अरसे से सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया पे कर रखी थी, उसका ख्याल तो ये था कि इस खित्ते को वो संभालेगा, चाइना को भी वो नथ डाल लेगा और ईरान को भी संभाल लेगा, तो पाकिस्तान तो शाही कोई नहीं है। लेकिन जब हकीकत का सामना हुआ, जब पते शो हुए, तो पता लगा कि भारत तो इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर इतना बैंक किया जा सके। सो वो लम्हा था गालबन, मैं समझता हूँ, जिसके बाद अमेरिका ने ये फैसला किया कि हमें अपना घोड़ा बदलना चाहिए। हमारे इस घोड़े में जान नहीं है, ये लंगड़ा घोड़ा है और हमें ये जीतने वाला घोड़ा है पाकिस्तान, इसके ऊपर दाव लगाना चाहिए। तब से फिर आपने देखा कि तवातर से हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और जो हमारे वजीर आजम हैं, वो उनकी गुड बुक्स में आ गए। और अब वो मेरा ख्याल है अपने जनरलों का नाम कम लेते हैं, हमारे फील्ड मार्शल का नाम ज्यादा लेते हैं। तो ये एक लिहाज से अच्छी बात भी है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारे यहाँ जो अभी आपने उस्मान साहब से सवाल किया, मैं उस पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा। मसला ये है कि अपॉर्चुनिटीज तो हमें बहुत मिली हैं भाई। मतलब हमने हेनरी किसिंजर को थ्रू करवाया चाइना के साथ, हमने अफगान जंग में अमेरिका का साथ दिया, हमने यू नेम इट। 9/11 के बाद क्या हुआ, आपने हर जगह पे अच्छी डील नहीं की, आपने अपने जाती मुफादात को आगे रखा अनफॉर्चुनेटली हमारे हुक्मरानों ने, और उन्होंने कौमी मुफाद को तरजीह नहीं दी, जिसका नतीजा ये है कि हम आज तक कभी IMF के दर पे जाते हैं, तो कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, तो कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाते हैं। हमारे ये चक्कर खत्म ही नहीं हो रहा।
हम बेसिकली तो उस आदमी की तरह हैं जो एक क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड को चार्ज करता है और दूसरे को तीसरे से पे करता है। हम टोपी घुमा रहे हैं और ये टोपी हमारे हुक्मरानों की बदनीति की वजह से ये हमारे नसीब में आई है। जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे, मैं बड़ा खुश हूं कि पाकिस्तान ने सफारती तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और मैं इसको पाकिस्तान के क़याम के बाद से आज तक की सबसे बड़ी कामयाबी मानता हूं कि आप वर्ल्ड लेवल पे, मतलब मुझे पता है कि मैं अमेरिका जितनी दफा जाता हूं, मुझे पता है कि बहुत सारे आम लोग तो वहां पे पाकिस्तान का नाम भी नहीं जानते। उनको समझाना पड़ता है कि यार ये अफगानिस्तान के साथ है, इंडिया के साथ है और इस तरह के हम लोग हैं। तो अब पाकिस्तान का नाम आपने अमेरिका ही नहीं, दुनिया के हर कोशे तक अब उसका नाम चला गया है। जब ये पीस टॉक्स हुई हैं, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, ये हर जगह पे डिस्कस हो गया है। सो मेरा मानना ये है कि हमने एक बहुत अच्छी रेपो डेवलप कर ली है दुनिया के साथ, और वो दुनिया जिसको भारत ने पिछले कुछ अरसे में पट्टियां पढ़ाई थी कि हम ठीक लोग नहीं हैं, हम शरारती हैं, हम दहशतगर्द हैं, हम फलाने हैं, धमकाने हैं, और हमारी कोई सुन नहीं रहा था। ऑल ऑफ द सडन हम एक सेंट्रल टेबल पर आके बैठ गए हैं और सारी लाइटें हमारे ऊपर हैं और हम तो दुनिया की जो अभी तक की वाहिद सुपर पावर है उसकी सुलह करवा रहे हैं। तो हम किरदार तो हमारा इतना आम हो गया है और उसके नतीजे में हमारी क्रेडिबिलिटी बिल्ट हुई है। अच्छा, अब उस क्रेडिबिलिटी को हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है? भाई देखें, चाहे ईरान के साथ अगर मामला ठीक हो जाते हैं, जैसे अभी बात हुई, पाइपलाइन खुल जाती, खुदा का वास्ता है कोई अच्छी डील करें, पाकिस्तान के लिए डील करें। वरना अगर आपने कैपेसिटी चार्जेस के पैसे देने हैं तो मैंने और आपने जलील होना है, अवाम ने हमें जूते मारने हैं। हमने आज तक कोई इंटरनेशनल डील ऐसी नहीं की जिसके ऊपर सवाल ना उठे हों। आप रेकोडेक से लेके कोई अपना मामला जिसमें आपने किसी चीनी कंपनी को कहीं आपने हिस्सा दिया हो, कुछ कहीं किसी गैर मुल्की कंपनी के साथ कोई बातचीत की हो, किकबैक्स के बगैर हमारे यहाँ आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं हम ये चाहते ये हैं कि हम कांटे बोकर सेब या गंदम की फसल वहां से ले लें, वो नहीं मिलेगी हमें। हम बदनीयत लोग हैं, हम बतौर कौम जो है वो ठीक नहीं है। हम जब तक अपना किबला ठीक नहीं करेंगे, अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, हमारे हुक्मरान जो है वो अपनी बजाय पाकिस्तान को पहले नहीं रखेंगे, तो हम ठीक नहीं हो सकते। इंडिया कैसे ठीक हो गया? इंडिया को अगर आप उसका तरक्की का मॉडल अगर आप थोड़ा सा उसको देखें, आपको समझ आ जाएगी कि उनके हुक्मरानों ने संजीदगी से ये कोशिश की। तो चंद साल लगे ये चंद साल लगे ये मनमोहन सिंह के बाद। देखिए, मैं फिर गुजारिश करूंगा कि ये बड़ा गोल्डन मौका दे दिया है अल्लाह ताला ने। वो जो वो बहुत सारे दोस्त मेरे कहते हैं कि पाकिस्तान 79 साल से एक नाजुक मोड़ पर खड़ा था और जब ये सारी दुनिया नाजुक मोड़ पर आके खड़ी हुई तो हम पहले से वहां खड़े हुए थे। तो एक फायदा तो हो गया कि हम जो नाजुक मोड़ पे खड़े थे उसका हमें ये फायदा हुआ है। लेकिन अब ये एक आइडियल मौका है, इसको हमने अपॉर्चुनिटी में कैसे तब्दील करना है। पाकिस्तान की तकदीर बदली जा सकती है, मेरा ये ईमान है, मेरा ये यकीन है। मैं बहुत सारी चीजों पे यकीन रखता हूँ। मुझे लगता ये है कि इस वक्त जो हालात हैं, जो सितारे हैं, वो फील्ड मार्शल का साथ दे रहे हैं, हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हालांकि सियासी एतबार से उनके पास उतना पाकिस्तान में वो नहीं था, सरमाया नहीं था कि वो सियासी सरमाए को इस्तेमाल करते, लेकिन कुदरत ने उनको एक ऐसी आइडियल अपॉर्चुनिटी दी है पिछले साल से लेकर अब तक। ये कुछ ऐसा ताना बाना है सितारों का, और अगर अब ये चाहें, ये दो लोग जिनका नाम शहबाज शरीफ और हाफिज सैयद आसिम मुनीर है, ये पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। लेकिन अगर ये नेक नीति के साथ और पाकिस्तान को पहले रखकर फैसले करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा। वरना हम जहाँ खड़े हैं शायद इससे पीछे चले जाएंगे या यहाँ पे भी नहीं खड़े रह पाएंगे, क्योंकि ये तो तकदीर के काजी का फतवा है कि आपको जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मिलनी ही मिलनी है। अगर आपने खवास्तें करनी है तो आपको रिजल्ट बुरा ही मिलेगा। आप देर हो सकती है लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, थोड़ा सा इकॉनमी के ऊपर बात कर लें और मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगा शॉर्टली कि क्या फौरी इकदाम करके हम इस सारी चीज़ को प्रैक्टिकलिटी में नरेट कर सकते हैं। देखिए, आपने जो फरूकी साहब से क्वेश्चन किया वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि रेलेवेंसी और इररेलेवेंट। देखिए, हम इस खित्ते में कभी बहुत ही इररेलेवेंट थे और इंडिया बहुत ही रेलेवेंट था। आज भी इंडिया रेलेवेंट है। ये नहीं कहना चाहिए कि शायद इस अरसे में अगर उनके कोई हालात इस किस्म के हो गए तो उनकी आज भी सफारतकारी अमेरिका के साथ और रशिया के साथ एक जैसी है। और अभी भी जो अमरीकी हैं उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में,
और वो टैरिफ जो रेट है उनका 18% है, हमारा 19% है। अब देखना ये है कि इस जो हमारी गुडविल बनी है, हमने जो एक दुनिया में जहाँ हमें दहशतगर्द मुल्क के तौर पर जाना जाता था, हमारे मतलब एक नेगेटिविटी जनरेट थी, हम आइसोलेट हो चुके थे, अपने अपने ममालिक में आइसोलेट हो गए थे, पड़ोसी में आइसोलेट हो चुके थे। लेकिन अल्लाह ताला ने अब हमें एक नई एक जिद्दत दी है, नया एक नाम दिया है, एक नई रीत पड़ी है, एक नई हमारी सफरखारी शुरू हुई है कि हमें पीस के एम्बेसडर के तौर पे जाना जाता है कि ये पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, दुनिया में जंग को रोका है, दुनिया की इकॉनमी की सर्वाइव की है। लेकिन बिलाखिर क्या हमें इसके पूरे जो हमने सिनेरियो ये देखा है या किया है, इसमें मिलेगा क्या? क्या ईरान के साथ बेहतर तल्लुकात में हमारी जो गैस पाइपलाइन है आ जाएगी? क्या हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी? क्या वो लोग जो पाकिस्तान से सरमाया दूसरे ममालिक में ले गए थे, क्या वो अपना सरमाया वापस ले आएंगे? क्या पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो ग्रो कर गया जी? क्या पाकिस्तान की जो फॉरेन रिजर्व हैं वो बढ़ जाएंगे? क्या पाकिस्तान में जो रेमिटेंस हैं उनमें इजाफा हो जाएगा? ये सारे के सारे वो सवालात हैं जो हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको एड्रेस करने चाहिए। बिल्कुल सही है सर। मसला अभी जो हम क्राइसिस में जा रहे हैं, लोड शेडिंग हो रही है, हमारे यहाँ गैस है नहीं है, 4-4 18-18 घंटों की वो आपको पता है कि लोड शेडिंग की जा रही है, बिल्कुल गैस का तो खात्मा हो चुका है। तो हमें अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए क्या हम इस गुडविल को इस्तेमाल कर पाएंगे? ये जो क्वेश्चन है, जंग चले मान लिया ख़त्म हो जाएगी, हम कहाँ खड़े होंगे? सिर्फ और सिर्फ ये झंडा लेके वाइट करके हमने बड़ा अच्छा कदम किया, या क्या जो हमारे 2 लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या सियासतदानों की तरफ से, क्या उनको हम कहेंगे ये बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा काम किया? क्या मेरा पेट इन सारी चीज़ों से भर जाएगा? क्या हमारे यहाँ जो हालात हैं वो बदल जाएंगे? ये इस जंग के बाद ये वो सवालात, अगर जंग होती है या नहीं होती है, ये सवाल उठाए जाएंगे कि पाकिस्तान इस वक्त खड़ा कहाँ है। अगर पूरी दुनिया में हमारा अच्छा मकाम बना है तो हमें क्या फ़ायदा? हाँ, ये हो सकता है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं हमसे, वो जिस तरह हमने सऊदीया के साथ एक दिफाई मुआहदा किया, कतर के साथ कर लिया जाए, कोई और ममालिक कर लेंगे कि पाकिस्तान की फोर्सेज अच्छी। बिल्कुल सही सर, क्लोजिंग पे जाना है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए, जिस तरह पूरी दुनिया सोचती है कि मुफादात पहले और रिलेवेंसी या इरेलेवेंसी बाद में होती है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मालिक साहब, उस्मान वड़ाई साहब, शहजाद फारूकी साहब, आपका शुक्रिया। ट्रम्प जिस सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं, वो इशारा जो उन्होंने ज़हीन शख्स की एंट्री की बात की है वो जनासिब मुनीर की तरफ ही जा रहा है। मामलात उम्मीद तो यही की जा रही है कि इंशाल्लाह संभल जाएंगी और बेहतरी आएगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।